हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RSM एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन का बेसिक परिचय, यानी सामान्य परिचय, बेसिक नॉलेज कि विटामिन होती क्या है और इसकी खोज किसने की, इसके प्रकार क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखते हैं विटामिन की खोज, यानी विटामिन की खोजकर्ता। NCERT बुकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसमीर फंक। कैसमीर फंक नामक सर ने विटामिन की खोज की थी। क्या ये सही है? कैसमीर नामक सर ने विटामिन की खोज की थी? एक्चुअली ऐसा है नहीं। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। विटामिन जो नाम है उस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन खोजकर्ता कोई और ही है। खोजकर्ता है NI लुनिन। इन्होंने सन 1881 में खोज की थी विटामिन की, और इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की भी अति आवश्यकता होती है, लेकिन कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में। तो शब्द का प्रयोग किया था फंक ने, और शब्द का नाम दिया था, ये शब्द विटामिन शब्द नाम दिया था NI लुनिन सर ने। तो देखिए खोज। अठारह सौ इक्यासी में कौन से सर थे? NI लुनिन सन है। सन 1881 में इन्होंने खोज की थी विटामिन की। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन भी अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में। इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन की भी अति आवश्यकता होती है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में, यानी कम मात्रा में। अब बात करते हैं नाम की। नाम किसने दिया था विटामिन शब्द का नाम? सर ने दिया था, NI लुनिन ने। अब बात करते हैं फंक की। इनका पूरा नाम है कैसमीर फंक। कैसमीर फंक। कुछ NCERT बुकों में 2 डेट दी जाती है खोज की। कैसमीर फंक सर ने कौन कौन से सन में खोज की थी? तो 2 डेट दी जाती है। एक तो दी जाती है 1911, एक दी जाती है 1912। देख लेना आप।
इन्होंने क्या किया था, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम, विटामिन शब्द नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कैश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन नाम किसने दिया था, एन.आई. यूनियन ने। कौन से सन में दिया था, 1881 में। हमारे शरीर को विटामिन कितनी मात्रा में चाहिए होती है, ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में, यानी कम मात्रा में, यानी सूक्ष्म मात्रा में। कितनी मात्रा में चाहिए होती है, सूक्ष्म मात्रा में। यहां तक जानकारी की। आगे देखते हैं विटामिन क्या होती है, विटामिन क्या है। विटामिन क्या है, विटामिन क्या है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। और कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वह जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं वह कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, वह जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। विटामिन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये तो हो गया क्या है, विटामिन कार्बनिक यौगिक। अब देखते हैं इसके कार्य। हमारे शरीर के अंदर इसके कार्य क्या होते हैं, विटामिन के हमारे शरीर के अंदर कार्य क्या होते हैं। विटामिन के कार्य, विटामिन के कार्य क्या होते हैं, देखिए। पहला कार्य होता है इसका, यह शरीर में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। एक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या होता है इसका, यह शरीर को बीमारी से बचाता है। क्या करता है, ये शरीर को बीमारी से बचाता है। शरीर को बीमारी से बचाता है। तीसरा कार्य क्या होता है इसका, यह शरीर में होने वाली उपापचय
दर, उपापचय दर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यह शरीर को उपापचय दर को नियंत्रित करता है, शरीर की उपापचय दर को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो उपापचय दर को बढ़ा व घटाते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। उपापचय दर क्या होती है? उपापचय दर क्या होती है? उपापचय दर, यहां देखें, इसे इंग्लिश में इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। इसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय दर को। उपापचय दर होती है जो हमारे भोजन के पाचन की दर होती है ना, यानी डाइजेशन की दर होती है ना, उसे उपापचय दर कहते हैं, यानी भोजन के पाचन की दर। भोजन के पाचन की दर मतलब भोजन कितनी देर में पचता है और कितनी देर में नहीं पचता है, वो उपापचय दर कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकारों की। विटामिन के प्रकारों की विटामिन के प्रकार पर जाने से पहले एक और चीज है, नोट करके लिख लेना। नोट, विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती है, यानी ये हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देती है, ऊर्जा नहीं देती है, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे शरीर को बीमारी से बचाती है, उपापचय दर को कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार सामान्यतः विटामिन 6 प्रकार की मानी जाती हैं। कितने प्रकार की? 6। कौन कौन सी होती हैं? ए, बी, सी, डी, ई, के। ये विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार की मानी जाती हैं। अब इनको घुलनशील के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। इनको घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 2। इन विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, यानी पहली जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? जल में घुलने वाली विटामिन होती है बी और सी, बी और सी। और वसा में घुलने वाली विटामिन होती हैं के, ई, डी, ए, के, ई, डी, ए। यानी जल में कौन सी घुलती है? घुलनशीलता के आधार पर।
आधार पर दो भागों में बांटा, जल में और वसा में घुलने वाली। जल में कौन सी घुलती है? बी और सी, और वसा में KEDA। एक प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो कीड़ा है, कीड़ा को जब जल में डाला जाता है तो वो तैरने लगता है, यानी वो घुलता नहीं, लेकिन उसे वसा में डाल दिया जाता है तो वो घुल जाता है, यानी बैठ जाता है उसके नीचे। यानी वसा में कौन सी घुलती है और जल में कौन सी घुलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका अमाउंट तो 4 है। ये कितनी है? वसा में घुलने वाली विटामिन कितनी होती है? 4। और जल में घुलने वाली कितनी विटामिन होती है? 2। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वसा में घुलने वाली विटामिनों की संख्या ज्यादा होती है या जल में घुलने वाली विटामिन की संख्या होगी ज्यादा होती है? तो आप क्या कहोगे कि वसा में 4 घुलती हैं तो 4 ही होगी। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्या है ना, बी है ना, बी एक कॉम्प्लेक्स होता है। बी एक पर्टिकुलर कोई विटामिन नहीं होता, ये अन्य सारी विटामिनों से मिलकर बना होता है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स होता है। और बी क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स। बी एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये है B1 से लेके B12 तक, B1 से लेके B12 तक इसकी विटामिन होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? देखो, एक तो होती है B1, एक होती है B2, एक होती है B3, एक होती है B5, B6, B7, B9 और B12। अब कौन कौन सी नहीं होती है इसमें? हमारा 1 से लेकर 12 तक गिनती लिखा है, लेकिन इसमें से 4 विटामिन नहीं होती है। कौन कौन सी नहीं होती है? B4, B8, B10 और B11। इन्हें विटामिन की श्रेणी यानी विटामिन की बी श्रेणी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये है ना, इसकी परिभाषा होती है ना विटामिन बी की, उसे पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विटामिन बी की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और इनको विटामिन बी की कैटेगरी में रखा गया है। तो बात करते हैं, अब देखो 8 तो ये हो गई, कितनी हो गई? 8, और एक ये रही, तो कितनी हो गई? 8 प्लस 1, टोटल 9 विटामिन। टोटल 9 विटामिन तो घुलती हैं जल में, और कुल 4 घुलती हैं वसा में। 4 घुलती हैं वसा में, तो क्वांटिटी किनकी ज्यादा हो गई? जल में घुलने वालों की। तो ज्यादातर जल में घुलती हैं, वसा में नहीं घुलती हैं। 4 ही घुलती हैं, इसमें 9 घुलती हैं। अब बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुल विटामिनों की संख्या कितनी है। हमारे शरीर में कुल विटामिनों की संख्या कितनी है? तो खुद देखिए, 9 ये रही और 4 ये रही, तो टोटल हमारे शरीर में विटामिनों की संख्या कितनी है? 13। शरीर में कुल विटामिन की संख्या कितनी हो गई? 9 प्लस 4 यानी 13, क्योंकि ये विटामिन बी की श्रेणी से निकाल दी गई हैं, इसकी परिभाषा को सिद्ध नहीं कर पाती हैं। अब परिभाषा को सिद्ध नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया है और बी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ 8 विटामिनों को रखा गया है। अब देखो, परिभाषा सिद्ध करना किस प्रकार है। जैसे मान के चलो यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है और उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी हाइट है उतनी ही बच्चों को लिया जाएगा, उससे कम हाइट वाले बच्चों को नहीं लिया जाएगा। अब मतलब मनुष्य तो बच्चे मतलब होते ही हैं, वो भी आदमी है वो भी आदमी है, लेकिन जिनकी हाइट सही है वो यूपी पुलिस में भर्ती हो जाते हैं और जिनकी हाइट सही नहीं है वो भर्ती नहीं हो पाते हैं। इसलिए होते तो वो दोनों मनुष्य ही हैं, इसीलिए होती तो ये विटामिन ही है, लेकिन इसकी परिभाषा को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, इसे इस कैटेगरी से निकाल दिया गया है, इन्हें नहीं रखा जाता है। तो इसलिए B1 से B12 तक सिर्फ 8 विटामिनों को रखा जाता है बी कॉम्प्लेक्स में। तो टोटल जल में घुलने वाली विटामिन कितनी है? 9, और वसा में घुलने वाली विटामिन कितनी है? 4। तो अमाउंट किनका ज्यादा है? जल में घुलने वाली विटामिनों का, क्योंकि 9 घुलती हैं। कुल हमारे शरीर में पाई जाने वाली विटामिन कितनी है? 13। कितनी? 13। 9 प्लस 4 13।
यहाँ तक याद रखा। और घुलनशीलता के आधार पर हम विटामिन को कितने भागों में बांटते हैं, 2, यानी जल में घुलने वाली विटामिन और वसा में घुलने वाली विटामिन। ठीक है। और मुख्यतः 4 मतलब 6 विटामिन होती हैं। मुख्यतः कितनी विटामिन होती हैं, 6, क्योंकि बी आ जाता है इसमें, और बी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसके 8 अन्य भाग होते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इनके रासायनिक नामों की। इनके रासायनिक नामों की। देखिए, ए, बी, सी, डी, ई, के रासायनिक नाम। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। बी का रासायनिक नाम थायमिन। एक्चुअली बी का नहीं होता, ये B1 का ही होता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में B1 का नाम थायमिन है, या बी कह सकते हैं इसे। अब सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड। सी का क्या है रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और ई का क्या है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब के का रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, फाटोना, फाटोना डाइओन, फाटोना डाइओन। ये तो हो गए इनके रासायनिक नाम। ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। बी का क्या होता है, थायमिन। सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। और के का क्या होता है, फाइलोक्विनोन या फाटोना डाइओन। ये तो हो गए इनके रासायनिक नाम। अब बात करते हैं कि रासायनिक नामों को याद कैसे किया जाए। रासायनिक नामों को याद कैसे किया जाए, इसकी एक ट्रिक होती है। इसकी एक ट्रिक होती है। रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी। ठीक है, क्या होती है, रथ एक टॉफी। अब इसे बांटते हैं, देखो कैसे। अलग अलग बांट लो मैंने। आर, आर के आगे लगा लो ए। ठीक है। थ, थ के आगे लगा लो बी। यहां के लगा लो ए, ए के आगे लगा लो सी। फिर का के आगे लगा लो डी। फिर टो, टो के आगे लगा लो ई। और फी के आगे लगा लो के। ध्यान दो, रथ यानी रथ से क्या होगा, रेटिनॉल। रथ से क्या होगा, रेटिनॉल। आर से क्या होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल। इसी प्रकार था से क्या होगा, थाइमिन। थाइमिन। ठीक है। और ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक
एसिड। अब के से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। के से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार टा से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और फा से क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। इस प्रकार से हम याद भी कर सकते हैं। प्रत्येक टॉपिक की एक ट्रिक है। रा पे आ लगा लो, था पे बी लगा लो, ए पे सी लगा लो, का पे डी लगा लो, टा पे ई लगा लो, फा पे के लगा लो। फिर रथ से याद कर सकते हैं रेटिनॉल, था से थायमिन यानी बी का थायमिन, ए का है तो एस्कॉर्बिक एसिड, और का है तो कैल्सीफेरॉल, टा है तो टोकोफेरॉल, और फी है तो फाइलोक्विनोन। इस प्रकार हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इनके रासायनिक नामों को। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम बी कॉम्प्लेक्स और इनके पर्टिकुलर मतलब अलग अलग पार्टों में इनको समझाएंगे, क्योंकि इनसे होने वाली कमियां, इनकी विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, और इनके रासायनिक नाम तो बता ही दिए मैंने आपको। इनकी संपूर्ण जानकारी हम अलग से एक एक वीडियो करके बनाएंगे इनके ऊपर, और उसमें समझाएंगे। आज के लिए हमने एक सामान्य परिचय दिया था विटामिन के बारे में, बेसिक नॉलेज दी थी। इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और बने रहिए आप मेरे साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक किया करो, और शेयर किया करो, और सब्सक्राइब भी किया करो। धन्यवाद।